हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग व अनुसूचियों के विषय में चर्चा किया था, जिसमें से विस्तृत भाग 1 व भाग 2 बताए थे। आज के वीडियो में हम भाग 3 पढ़ेंगे, जो कि मूल अधिकार से संबंधित होगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका इससे लगभग क्वेश्चन हर एग्जाम में, खासकर स्टेट पीसीएस के जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं उसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये वीडियो को फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मूल अधिकार। आपको पता है ये भाग 3 पर आता है, तो भाग 3 टॉपिक जो होगा वो होगा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम मूल अधिकार के इतिहास के विषय में। मूल अधिकार क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो मूल अधिकार व्यक्ति व राष्ट्र के बीच एक सामंजस्य होता है, जिसका उद्देश्य यानी इनके बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढ़ावा देने व उसकी वृद्धि में सहायक होना, ये मूल अधिकार का मेन उद्देश्य होता है। यदि इसके इतिहास की चर्चा करें तो मूल अधिकार सर्वप्रथम ब्रिटेन में यानी देखने को जो मिलता है, सबसे पहले वो ब्रिटेन में मिलता है 1215 ईस्वी में, जहां के राजा जॉन ने अपने नागरिकों को लिखित रूप से दस्तावेज दिया था। तो मूल अधिकार का यदि जननी कहें तो ब्रिटेन को कहेंगे। 1215 ईस्वी में राजा जॉन ने अपने नागरिकों को लिखित रूप से दस्तावेज दिया था। फिर इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, यह एक दस्तावेज था, मूल अधिकारों का दस्तावेज था, जिसमें से पूर्ववर्ती जितने भी राजा थे उन्होंने अपने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए उनका सबका संकलन था। फिर इसके बाद आपका फ्रांस भी 1789 में अपने नागरिकों को अधिकार देता है लिखित रूप से। इसके बाद 1791 में अमेरिका भी अपने नागरिकों को मूल मूल अधिकार देता है। बात करेंगे हम भारत की, तो भारत में सबसे पहले 1895 ईस्वी में मूल अधिकार की चर्चा होती है भारत में, और भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के विषय में समाहित किया गया, मूल अधिकार को समाहित किया गया, जो अनुच्छेद होकर जाके आपका 12 से लेकर के 35 तक। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि मूल अधिकार हैं कितने। तो प्रारंभ में मूल अधिकार आपके भारतीय संविधान में 7 दिए थे। क्वेश्चन खूब पूछा हुआ, प्रारंभ में मूल अधिकार आपके 7 थे। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, तो संपत्ति को मूल अधिकार से हटाया गया, और इसका जो वर्णन था याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद, संपत्ति का जो वर्णन था संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के चा में व अनुच्छेद 31 में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये खूब पूछा हुआ। पहले कहां पर वर्णित था संपत्ति की, अनुच्छेद 19 के 1 के चा में व अनुच्छेद 31 में संपत्ति के विषय में जानकारी दिया था। उसको हटाकर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उससे हटा करके अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया, जो विधिक अधिकार है। अब यानी संपत्ति
कौन सा अधिकार में आता है? वो विधिक अधिकार में आता है। फ्रेंड्स कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए, मूल अधिकार जो होता है वो राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है, जिसे हम इसे वाद योग कहा जाता है। इसे हम न्यायालय के द्वारा लागू कराया कराया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद आर्टिकल आपका 32 के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद आपका 226 के तहत हम हाई कोर्ट में, यदि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम सीधे कहाँ जाएंगे? या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे, और हाई कोर्ट जो जाएंगे वो 226 के तहत जाएंगे। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार वाद योग्य हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। मूल अधिकार वाद योग्य हैं या नहीं? तो वाद योग का मतलब सीधा सा होता है, क्या हम इसे न्यायालय द्वारा लागू करा सकते हैं कि नहीं। जैसे अर्थात ये कह दें कि यदि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम सीधे वाद राज्य के विरुद्ध वाद कर सकते हैं। अर्थात कोर्ट हम जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अभी हमने एक शब्द कहा कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध है। जैसे आपका अनुच्छेद आर्टिकल जो है 15 के 2 में, और अनुच्छेद 17 में, और आर्टिकल 23 में, और आर्टिकल 24 में, ये किसके विरुद्ध हैं? ये व्यक्ति के विरुद्ध हैं। और जो शेष हैं वो राज्य के विरुद्ध हैं, ये व्यक्ति के विरुद्ध। बाकी जो होंगे वो राज्य के विरुद्ध होंगे। फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। मूल अधिकार वाद योग्य है, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जाएंगे। संपत्ति जो था उसे पहले मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया था, 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसको 1978 में मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में शामिल किया गया। पहले कहां पर था? अनुच्छेद 19 के 1 के 4 व 31 में था। देखिए, मूल अधिकार में हम किसी भी प्रकार की कटौती नहीं कर सकते। यदि कटौती करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स एक चीज यहां से और याद रखिएगा, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं और कौन से सबको दिए गए हैं। तो देखिए, नागरिकों के लिए याद रखिएगा, नागरिकों के लिए अनुच्छेद आर्टिकल जो होंगे, खूब पूछा हुआ है ये पॉइंट, 15, 16, 19, 29 और 30। फ्रेंड्स परेशान ना होइए, ये कौन कौन से इसके अंतर्गत क्या है, क्या कहा गया है, जब एक एक पॉइंट लेके चलेंगे तब हम ये सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे इनको, तो मोटा मोटा याद कर लेते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार राज्य के साथ एक सामंजस्य होता है, जिसमें राष्ट्र की एकता व उसकी वृद्धि में सहायक होता है। मूल अधिकार का मूल अधिकार की जननी किसे कह देंगे? हम कहेंगे ब्रिटेन को, क्योंकि सबसे पहले जो लिखित दस्तावेज ब्रिटेन से ही मिलता है 1215 ईस्वी में। वहां के सम्राट जॉन ने अपने नागरिकों को लिखित रूप से अधिकार दिया था। फिर इसके बाद ये आता है 1689 ईस्वी में, जो बिल ऑफ राइट्स होता है ब्रिटेन में, जो पूर्ववर्ती राजा अपने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए हैं, एक इस दस्तावेज में समाहित होता है। फिर इसके बाद फ्रांस करता है, अमेरिका करता है, और भारत में 1895 ईस्वी में सबसे पहले मूल अधिकार की बात कही जाती है। अब भारतीय संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर
35 तक मूल अधिकार के विषय में चर्चा मिलती है, जिसमें से आपके मूल अधिकार हैं क्या? मूल अधिकार वाद योग्य हैं यदि आपके राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है, जिसमें आपका प्रहरी का कार्य कौन करता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है। यदि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर बात अभी का हमने आपको कहा कि राज्य के विरुद्ध, लेकिन कुछ जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, जैसे अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये किसके विरुद्ध है? व्यक्तियों के विरुद्ध है। शेष जो होंगे वो राज्य के विरुद्ध मूल अधिकार होंगे। एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त है? तो नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो अधिकार हैं ये नागरिकों को प्रदान है। फिर आगे बात करते हैं हम कि मूल अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता, अर्थात अनुच्छेद 368 का सहारा लेना पड़ता है, यानी विशेष बहुमत का सहारा लेना पड़ेगा। अब पहले जो मूल अधिकार थे 7 थे, अब 6 हैं। 7 जो आपका हटाया गया है, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, ये आपके विधिक अधिकार की श्रेणी में आएगा। मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 के 1 के 4 में वर्णित व 31 में वर्णित था, जो अब है वो अनुच्छेद 300 के काम में वर्णित है। ये रहा आपका मूल अधिकार। आगे बात करते हैं अभी फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। तो इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला समता या समानता, समता का अधिकार। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता। सांस्कृतिक, शिक्षा व प्रचार का अपनी व प्रचार का अधिकार। छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए इसमें जो आर्टिकल आएंगे 14 से लेकर 18 के बीच, ये आपको होगा 19 से लेकर 22 के बीच। अनुच्छेद आपका 23 व 24 ये होगा। अनुच्छेद 24 से लेकर के आपका 24 यहाँ हो गया, 25 से लेकर के 28 के बीच ये होगा जाके अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच, और ये होगा संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद 32। फ्रेंड्स, समझ में बात आ रही होगी। ये आपके हैं 6 मूल अधिकार। अब हम चर्चा करेंगे, एक एक मूल अधिकारों के विषय में पढ़ेंगे, बस ध्यान से देखते जाइएगा। तो पहला क्या होगा? अनुच्छेद, देखिए समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है।
अभी जो हम कहां तक पढ़ चुके थे, अनुच्छेद 11 पढ़ चुके थे, अर्थात अभी छूट कौन कौन से रहे, अनुच्छेद 12 छूट रहा है और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 13 के बाद कौन सा आएगा आपका, समानता का अधिकार। तो हम पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है और अनुच्छेद 13 क्या कहता है। फ्रेंड्स ये आपका हुआ, इसको लिख सकते हैं। अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा मिलती है, राज्य की परिभाषा। यानी हम ये कह सकते हैं कि राज्य होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए, पहले तो एक निश्चित भूभाग हो, संप्रभु हो, जनसंख्या हो, ठीक है। बेसिकली ये तीन चीज अनिवार्य है। देखिए, भूभाग क्या, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। संप्रभु का मतलब यानी वो कानून बनाने में किसी भी प्रकार का किसी दूसरे राज्य या देश की बात कर ले, किसी दूसरे देश का दबाव ना हो, और एक जनसंख्या होनी चाहिए राज्य के लिए। अब बात कर लेते हैं समाज व राज्य में क्या अंतर होता है। तो देखिए, समाज के पास संप्रभुता नहीं होती, जबकि राज्य के पास संप्रभुता होती है। देखिए, समाज में भी एक निश्चित भूभाग होता है, समाज में भी जनसंख्या होती है, लेकिन फ्रेंड्स समाज कभी संप्रभु नहीं होता। क्यों? क्योंकि समाज में आपका समाज का बनाया हुआ कल्चर तो मान्य है, लेकिन जो कानून समाज नहीं बनाता, कानून राज्य बनाता है। अर्थात कह सकते हैं कि राज्य के लिए संप्रभुता अनिवार्य है। यदि समाज को संप्रभु कर दिया जाएगा तो समाज न रहकर एक राज्य बन जाएगा। अर्थात समाज में संप्रभुता नहीं होती है, जबकि राज्य के पास अपनी संप्रभुता होती है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी, और यदि वैसे बात करें तो राज्य में आते कौन कौन से हैं, आपका संघ के जितने हो गए, संघ व संसद हो गए, राज्य विधानमंडल हो गए, जितने भी संवैधानिक अधिकारी हो गए, वो किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, ये राज्य हो गया, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 की मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि मूल अधिकारों का प्रहरी किसे कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को। फ्रेंड्स, यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून पारित करता है, बनाता है, जो मूल अधिकारों का हनन करे, तो संविधान में अनुच्छेद 13 के तहत हाई कोर्ट व उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वो समस्त विधियों को शून्य कर सकता है। अर्थ फिर से समझिए, चाहे संसद हो चाहे राज्य विधानमंडल हो, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो मूल अधिकारों का हनन करता है। यदि यह हनन करता है तो उच्च व उच्चतम न्यायालय के पास यह शक्ति है अनुच्छेद 13 के तहत कि वो समस्त विधियों को क्या कर दे, शून्य कर दे। अर्थात अनुच्छेद 13 से न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त होती है उच्च व उच्चतम न्यायालयों को। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अनुच्छेद 13 से न्यायिक पुनराविलोकन न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त होती है अनुच्छेद 13 से। फ्रेंड्स, ये न्यायिक पुनराविलोकन शब्द सबसे पहले कहां से आया है, ये अमेरिका के संविधान से आया है। क्यों? क्योंकि कोई किसी भी कानून का
परीक्षण आपका उच्च व उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 13 के तहत कर सकती है। यदि वह मूल अधिकार का हनन करता है तो उसे शून्य घोषित कर सकती है। आगे अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, जो समता का अधिकार हुआ अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। देखिए अनुच्छेद 14 यह कहता है कि भारत के समस्त व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान समता एवं विधियों का संरक्षण अर्थात ये कह सकते हैं अनुच्छेद 14 भारत के समस्त व्यक्तियों को विधि यानी कानून के आगे सभी बराबर हैं और कानून सब पर बराबर लागू होगा। ठीक है, ये किस पर का अनुच्छेद 14 कहता है। राज्य को जन्म, लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि से भेदभाव करने को रोकता है। यानी अनुच्छेद 15 के तहत यह प्रावधान है, यह अधिकार है कि हम किस भाषा के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस मत के हैं, हमारा जन्म स्थान क्या है, हमारा लिंग क्या है, इन इन किन्हीं कारण से राज्य हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है देखते हैं। अनुच्छेद 16 में नौकरियों में यानी सार्वजनिक नियोजन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक निकाय में यानी सरकारी नौकरी की बात हो रही है यहाँ पर, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। फिर इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 17, खूब पूछा गया फ्रेंड्स, ये छुआछूत से यानी अस्पृश्यता से रोकता है। और अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत करता है। फिर से फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 से जो 18 है वो समानता कहलाता है, यानी भारत के समस्त नागरिक संविधान की दृष्टि से इक्वल हैं, बराबर हैं। फिर कुछ अपवाद मिलते हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे हम। अनुच्छेद जैसे 14 कह रहा है कि भारत के समस्त व्यक्ति विधि के आगे समान है और सब पर एक समान कानून लागू होगा, विधियों का समान संरक्षण। फिर अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि वो उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी भाषा क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका धर्म क्या है, इन आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। फिर इसके बाद अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक निकायों में, सार्वजनिक उपक्रमों में आपका यानी सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। फिर अनुच्छेद 17 जो खूब पूछा जाता है, अनुच्छेद 17 आपका छुआछूत, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत करता है
और अनुच्छेद जो 18 है वो उपाधियों का अंत करता है। अब इसके पढ़ेंगे हम कुछ अपवाद। प्रमुख अपवाद देखिए, जैसे कहा गया था अनुच्छेद 15 में कि राज्य व्यक्ति का जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म इन किन्हीं कारण से विभेद नहीं कर सकता। अब इसी में अपवाद है अनुच्छेद 15 का 3, यानी आपका राज्य बच्चों बच्चों व स्त्रियों में आपका विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। फिर अनुच्छेद 15 के 4 में यह कहा जाता है कि एससी व शैक्षणिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं, एससी व एसटी में जो शैक्षणिक रूप से एससी व एसटी में जो शैक्षणिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनमें विशेष प्रावधान यानी आरक्षण लागू कर सकते हैं। इसी के आधार पर जो आपका पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, जिसमें से अनुच्छेद 15 का 4 स्थापित किया गया था, जिसमें से ये कहा गया था कि आपका शैक्षणिक संस्थानों में आपका एससी व एसटी के लिए आरक्षण का, प्रवेश से संबंधित आरक्षण का प्रावधान होगा। फिर इसके बाद अनुच्छेद 15 के 5 में कहा गया था कि निजी संस्थानों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अभी अनुच्छेद 15 कहता है कि जन्म, जन्म स्थान, लिंग, जाति, भाषा, आप इन किन्हीं आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब अपवाद में क्या है कि अनुच्छेद 15 का 3 यह कहता है कि आपका बच्चों व स्त्रियों पर शोषण हो रहा है, यानी कि विशेष प्रकार के प्रावधान लागू कर सकता है, जिसमें से आपका पहला आया था दहेज उन्मूलन 1951 में, जो आपका अंत स्थापित किया गया था दहेज उन्मूलन संबंधी। फिर इसके बाद अनुच्छेद 15 का 4 यह प्रावधान करता है कि शैक्षणिक रूप से कमजोर एससी व एसटी का आपके शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी आरक्षण की व्यवस्था हो, जो प्रथम संविधान संशोधन के तहत अंत स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद आपका अनुच्छेद 15 के 5 में यह निजी संस्थानों के लिए भी लागू किया गया था। फिर इसके बाद 16 के 4 में भी, 16 के 4 में देखिए यहाँ पर एससी व एसटी के लिए था, यहाँ पर ओबीसी के लिए भी लागू किया गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान लागू कर सकते हैं। फिर इसके बाद अनुच्छेद 17 में छुआछूत के लिए था बताए। अब अनुच्छेद 18 में देखते हैं कि अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी उपाधियों का अंत है, राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दे सकता, लेकिन अनुच्छेद 18 के 1 में राज्य सेना व आपका जो विद्या से संबंधित हैं उन्हें, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि, सेना की सेना नायक की उपाधि, इनसे विभूषित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रमुख रहे अपवाद। ज्यादा डीप पे चर्चा करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। हाँ, तो बहुत यदि डीप में इनकी बात करें तो प्रमुखवाद भी पढ़ सकते हैं, जो अभी पीसीएस प्री की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, जितना विशेष बचेगा मूल अधिकार का वो अगले पार्ट में समाप्त होगा। फ्रेंड्स, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रमुख अपवाद में हमें बस इतना जानना है, जैसे अनुच्छेद 15 कह रहा है राज्य किसी भी प्रकार
धर्म जाति लिंग के आधार पर भेद नहीं कर सकता, लेकिन उसका जो अपवाद होगा, अपवाद 15 का 3, 15 का 4 होगा, जिसमें से 15 के 3 में ये कहा जाता है कि राज्य बच्चों व स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15 का 4 कह रहा है एससी व एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। 15 के 4 जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद आपका 16 के 4 में आता है, जिसमें से ये कहा जाता है कि नौकरियों में यानी सार्वजनिक निकायों में सबका समान होगा, जिसमें से ये कहा 16 के 4 में व्यवस्था की जाती है कि ओबीसी वर्ग को भी आपके नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था मिले। तो ये प्रमुख अपवाद रहे। और 18 का 1 जो था, जिसमें संविधान ये कहा गया था कि उपाधियों का अंत कोई भी व्यक्ति उपाधि जैसे राजा और मेजर राजा की उपाधि यानी किसी भी प्रकार की उपाधि, राय बहादुर, राय सेन, ये उपाधि नहीं धारण कर सकते। लेकिन 18 के 1 में राज्य, सेना व जो विद्या से संबंधित हैं जैसे डॉक्टरेट की उपाधि, सेना नायक, मेजर, ये उपाधियां हैं, इनको प्रदान कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रमुख रहे आपके अपवाद। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।